और जैसे कि आज हमारा सेशन है प्राण वायु के ऊपर, तो ये एक सब टाइप है हमारी वात का, वायु का, जिसको हम बोल सकते हैं। और इनकी सीरीज है प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान। तो हमारा प्राण आज प्राण वायु के ऊपर बारे में डिस्कस करेंगे हम। अ, तो प्राण है क्या? अब जैसे आपने प्राण की बात की, तो बेसिकली व्हाट इज अ प्राण? क्योंकि हम सब सुनते रहते हैं इन बारे में, तो प्राण क्या है? या देखिए सर, किसी भी चीज को अगर हमें जानना है तो उसकी जो अपोजिट चीज है उसके बारे में हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि प्राण, प्राण है लाइफ, तो उसका अपोजिट है डेथ। तो अगर जो हम बात करें डेथ की डेफिनेशन की, तो वो होती है हमारी तीन चीजों की मूवमेंट्स, यानी कि अगर जो तीन चीजें हमारी मूवमेंट स्टॉप हो जाए। सबसे पहला हमारा ब्रेन, जो नर्वस सिस्टम है, यानी कि कोई भी सेंसेस अगर जो आपकी रिसीव नहीं हो रही है, कोई भी सेंसेस के आप रिसीव सिग्नल्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट हमारा आता है ब्रेन। सेकंड आता है हमारा हार्ट, यानी कि अगर जो हार्ट पंपिंग, हमारी हृदय की पंपिंग रुक जाए, तो सेकंड ये हुए। थर्ड जो हमारा है वो है हमारी रेस्पिरेशन। तो अगर जो हमारे फुसफुस यानी कि लंग्स के रेस्पिरेशन रुक जाए, तो ये तीन चीजें हैं जो बेसिकली अगर जो ना हो तो डेथ हो जाएगी। तो ये तीन चीजें ही क्या है, प्राण है। और हमारे आचार्यों ने क्या बताया है कि 13 तरह के प्राण बताए हैं। तो जैसे कि अगर जो हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें, जैसे कि अग्नि, अग्नि बताया है। अग्नि क्या है, हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म करती है। और अगर जो मेटाबॉलिज्म रुक जाए, स्टॉप हो जाए, तो क्या होगा, अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाएगी। सेकंड, जैसे कि सोम बताया, सोम यानी कि हमारा लिक्विड सब्सटेंस जितना भी शरीर के अंदर है, जैसे कि ब्लड है, लिम्फ है हमारा, या फिर जितने भी सेल्स के अंदर लिक्विड पोर्शन होता है, अगर जो वो सारा का सारा क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तो क्या होगा, डेथ हो जाएगी। तो प्राण बेसिकली क्या है, जो हमारी एक्टिविटीज को, जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं, जो भी हम अपनी जीवन शैली में कार्य करते हैं, उनको जो प्रेरणा दे, वो है हमारे प्राण। सो प्राण हमारे, इससे हम रिलेट कर सकते हैं हमारा लाइफ। तो जैसे आपने प्राण के बारे में बताया, तो वायु की शुरुआत प्राण से ही क्यों की गई है? प्राण वायु से ही क्यों की गई है? क्योंकि अक्सर हम बिल्कुल सर। फिजियोलॉजी के शब्द की स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, दिनचर्या में भी पढ़ते हैं, देन पैथोलॉजी, रोग निदान और सारी जगह पे हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले फिर प्राण आता है, उसके बाद उदान वायु आती है। तो प्राण वायु से स्टार्टिंग तो की गई, क्योंकि स्टार्टिंग का भी कोई ना कोई महत्व तो होगा ही हमारे यहाँ पे। तो प्लीज उस पर आप अपने कुछ वर्ड्स दीजिए। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर, जैसे कि कोई भी सीक्वेंस अगर जो हमने ली है, या फिर कोई भी सीक्वेंस कहीं पे लिखी हुई है, उस चीज सीक्वेंस का एक मोटिव होता है, एक उसका महत्व कह सकते हैं हम होता है। जैसे कि अगर जो हम इजिएस्ट एग्जांपल की बात करें, जैसे कि हमारी काउंटिंग है 1 2 3 4। तो यहाँ पर अगर जो काउंटिंग की बात करें, सबसे पहले वन यानी कि सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो उसकी महत्वता यहाँ पर ये है। अगर जो हम बात करें हमारी वायु के, जो वात के भेद हैं, सब टाइप्स हैं उनके अंदर, तो प्राण, जैसे कि अभी हमने प्राण की इंपॉर्टेंस पढ़ी, यानी कि प्राण के बिना हर चीज रुक जाएगी, यानी कि डेथ। अगर जो प्राण की बात करें, उसके अपोजिट है डेथ। तो इसकी महत्वता को देखकर इसका सबसे पहले वर्णन करा। और दूसरी चीज, इसका सबसे पहले वर्णन क्यों करा, सीक्वेंस अगर जो हम स्टार्ट करें अपने हेड रीजन से बिल्कुल फुट तक जाएं, तो अगर जो हम प्राण का स्थान देखते हैं, प्राण वायु का स्थान देखते हैं, तो वो हमारा होता है अपर क्लेविकल। तो इसकी हम कह सकते हैं स्थान के बेसिस पे भी इसकी इंपॉर्टेंस है। यानी कि दो चीजों को देखकर इसकी जो सीक्वेंस है वो सबसे ऊपर प्राण की रखी, फिर दूसरी वायु के टाइप्स हैं जो उसकी यहाँ पर सीक्वेंस हमने देखने को मिलती है। तो इसीलिए हमने जो सेशन है वो सबसे पहले प्राण वायु के ऊपर करा। तो देखिए, आयुर्वेद में मिलती जुलती बहुत सारी चीजें हैं। तो प्राण से स्टार्टिंग है, तो प्राण से एक और चीज की स्टार्टिंग मानेगी, स्त्रोतसी। तो प्राण वायु और स्त्रोतस में क्या डिफरेंस है? बिल्कुल सर। देखिए सर, आज की डेट में क्या है कि स्त्रोतस, बेसिकली ज्यादातर जितने स्टूडेंट्स हैं आयुर्वेद के, उनको स्त्रोतस अच्छी तरह क्लियर नहीं हुए। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाना चाहूंगा, क्योंकि जैसे कि ये हमारी सीरीज जो है वो क्लिनिकल वे में है। यानी कि आपको, हमें सिर्फ ये नहीं है कि बुकिश नॉलेज देना है, क्योंकि आप पढ़ सकते हैं बुक में, जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं वो सब बुक में पढ़ सकते हैं जाके, लेकिन उसको कैसे रिलेट करें, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो जैसे कि अगर हम बात करें स्त्रोतस की, तो एक एग्जाम्पल है बहुत अच्छा। जैसे कि मान लो एक रूम है जिसके अंदर 4 वॉल्स हैं, और एक रूफ है, और एक हमारा फ्लोर है। अगर जो हम उसके अंदर कोई भी एग्जिट या फिर पोल ना दे, तो क्या होगा, वो एक रूम बंद हो जाएगा। उसके अंदर ना कोई चीज अंदर आ सकती है और ना ही कोई चीज बाहर जा सकती है। लेकिन अगर जो उसी रूम में हम क्या दे दें, एक डोर दे दें, एक दरवाजा दे दें, तो क्या होगा, चीजें अंदर आ सकती है और बाहर जा सकती है। जो चीजें हमें निसेसरी है वो हम चीज को अंदर ले सकते हैं, और जो निसेसरी नहीं है, जो वहां पे सिर्फ एक कह सकते हैं हम ऐसे ही पड़ी है, उनको हम बाहर भेज सकते हैं। तो स्त्रोतस क्या है, एक चैनल है। चैनल यानी कि एक वे है, एक पाथ है। तो वो क्या करता है, एक मान लो अब प्राण वायु है, प्राण वायु के ऑर्गन्स है जिसके अंदर वो रहती है।
तो उन ऑर्गन्स का जो गेटवे है वो हमारे स्त्रोतस है, प्राणवय स्त्रोतस। ठीक है, जो प्राणवायु के ऑर्गन्स में स्त्रोतस है उसको बोलेंगे प्राणवय स्त्रोतस, जो दूसरी वायु के स्त्रोतस है उनको हम दूसरी वायु के नाम से स्त्रोतस बोलेंगे। तो इस प्रकार से हम स्त्रोतस को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि एक चैनल है, एक रास्ता है बाहर से चीजों को अंदर लाने का और अंदर से चीजों को बाहर लेके जाने का। इससे आगे हम बढ़ते हुए और थोड़ा एलोरेट करना चाहेंगे, तो प्राणवायु के गुण कर्म क्या है और स्थान क्या है प्राणवायु का? बिल्कुल सर, जैसे कि अगर जो हम बात करें कि प्राणवायु को लिया ही क्यों गया, यानी कि बात है, बात की अगर जो हम डेफिनेशन पढ़े, उसके गुण पढ़े, कर्म पढ़े, तो हर चीज आ जाती है। ठीक है, तो हमें सब डिवाइड करने की जरूरत क्यों पड़ी इसको, यानी कि सब पार्ट्स करने की जरूरत क्यों पड़ी हमें बात को। तो यहाँ पे हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, जैसे कि मान लो एक पर्सन है, मैं हूं जैसे, ठीक है, मैं किसी टाइम पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे राइटिंग्स करता हूँ, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड्स पे मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। ठीक है, तो अब मेरे अंदर बहुत सारी चीजें हैं, तो हर चीज को मैंने एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया। ऐसे ही बात के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे कर्म है, तो उनको डिवाइड कर दिया कि तुम्हारा ये कर्म है, तुम्हारा ये कर्म है। तुम्हें चीजों को बाहर लेके जाना है तो तुम्हारा नाम अपान वायु है, तुम्हें चीजों को अंदर लेके जाना है, तुम्हें चीजों को तो तुम्हारा प्राण वायु है। तो हमें ऐसे सब टाइप्स करने पड़े। अगर जो हम बात करें अब प्राण वायु के कर्म के बारे में, गुण के बारे में, स्थान के बारे में, तो यहाँ पे एक चीज समझते हैं हम सबसे पहले। प्राण वायु, सबसे पहले हमें समझ आ रहा है कि प्राण यानी कि जो हमारी लाइफ को एक बैलेंस रूप में बनाए रखे, यानी कि जो डेथ है वहां तक ना लेके जाए, तो ये है हमारी प्राण वायु। तो प्राण वायु के स्थान, जैसे कि हमने पढ़ा था डेफिनेशन में डेथ की, कि हमारा ब्रेन, हार्ट और जो हमारे फुसफुस यानी कि लंग्स है, जब वो रुक जाए, एक्टिविटीज करनी रुक जाए, तो हमारी डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पर ही उनके स्थान है। तो हम अगर जो स्थान की बात करें तो हमारे क्लेविकल से ऊपर जैसे कि नेत्र हो गए, हमारा नासा हो गई, हमारा मुख हो गया, कंठ हो गया, हमारे दोनों ईयर्स हो गए, ठीक है, हमारा वक्ष प्रदेश हो गया, तो यहाँ पर इसका स्थान है। और अगर जो हम इनकी एक्टिविटीज की बात करें, तो जैसे कि हम सबको समझ आ रहा है कि यहाँ पर क्या होता है, हमारी रेस्पिरेशन होती है, यानी कि सांस को उश्वास और निश्वास, सांस को लेना और छोड़ना, तो ये इसके कर्म है। और हमारे आचार्यों ने बहुत सारे इसके कर्म बताए, जैसे कि स्टीवन यानी कि थूकना, ठीक है, और डिकार लेना, छींकना, ये सारे के सारे इसके कर्म्स आ जाते हैं हमारे प्राण वायु के अंदर। तो इनके स्थान पता चल गए, हमें कर्म पता चल गए। इनके गुण की बात करें तो ये क्या करता है, हमारे प्राणों को क्या करता है, संभाल के रखता है, हमारे प्राणों को बैलेंस करता है। तो जैसे आपने बताया कि उर्दू चतुर्गत जो समस्त स्थान होता है, हृदय फुफ्फुस होता है, उन सारे स्थानों में प्राण का स्थान माना गया है, उन्हीं से रिलेटेड उनके डिसऑर्डर्स होते हैं। सॉरी। तो उनके 6 वृद्धि के क्या लक्षण होंगे? बिल्कुल सर, सबसे पहले देखिए, मान लो कोई भी चीज है, कोई भी एग्जांपल ले लो, आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं, अगर जो उसके अंदर मान लो कोई पावर है, उस पावर को इंक्रीज कर दें तो क्या होगा, वो चीज की जो मूवमेंट है वो ज्यादा हो जाएगी। और अगर जो हम उसको डिक्रीज कर दें तो क्या होगी, मूवमेंट स्लो हो जाएगी। सेम ऐसे ही सही क्षय है। और वृद्धि में होता है, यानी कि कोई एक्टिविटी है, बात की इंपॉर्टेंस है कि वो मूवमेंट्स करवाता है, शरीर के अंदर हमारी सारी मूवमेंट्स होती है। अगर जो उसकी इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा, मूवमेंट्स एक इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आप पजल हो जाएंगे, यानी कि एक भ्रम हो जाएगा, भ्रम उत्पन्न हो जाएगा। अगर जो उसकी मूवमेंट स्लो हो जाए, यानी कि शय अवस्था में हो जाए, तो क्या होगा, वो मूवमेंट इतनी स्लो हो जाएगी कि आपकी जो एक्टिविटीज हैं, आपके जो कार्य हैं जो आपको करने हैं, वो आप कार्य कर ही नहीं पाएंगे। तो ये दो चीजें होती है क्षय और वृद्धि में। तो अगर हम बात करें हमारी प्राण वायु की क्षय और वृद्धि, तो इसके कार्य है सांस को लेना, यानी कि हमारा उश्वास निश्वास करवाना। तो क्या होगा, इसकी क्षय और वृद्धि से हमारे जितने भी सांस है उसको क्या होगा, दीर्घ दीर्घ श्वास हो जाएगी हमारी, यानी कि हमें बहुत अधिक लंबी लेनी पड़ेगी श्वास। ठीक है, या फिर हमारी जो श्वास है वो इतनी मंद हो जाएगी कि हमें बार बार लेनी पड़ेगी। और अगर जो मैं बात करूं, तो हमारी श्वास जब हम सांस लेंगे अपनी, तो उसके साथ क्या होगा, एक वॉइस वॉइस जनरेट होगी, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। ऐसे सांस हम लेंगे तो साउंड प्रोड्यूस होगी। ऐसा रविंग क्यों, साउंड क्योंकि आएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, यानी कि एक फ्रिक्शन, यानी कि एक रबिंग हो रही है उसकी। जैसे कि एक अगर जो वायु है, वायु यहाँ से जा रही है तो रब हो रही है, तो रबिंग के कारण एक साउंड प्रोड्यूस होगी। तो ये उसके क्षय और वृद्धि के हमें लक्षण देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। तो प्राणवायु की व्याधियां क्या क्या हो सकती हैं और उनके कुछ कॉमन सिम्टम्स?
बिल्कुल सर। जैसे कि देखिए कोई भी एक रोग है, रोग और व्याधि में एक डिफरेंस होता है छोटा सा, जो कहीं पे वर्णन नहीं होता, लेकिन हमें अपनी युक्ति से समझना पड़ता है। जो रोग होता है वो होता है एक दोष के कारण, और जो व्याधि होती है वो समूह होता है कहीं दोषों का, ठीक है, और कई रोग भी उसके अंदर इंक्लूड हो सकते हैं। तो अगर हम व्याधि की बात करें, यानी कि क्या क्या व्याधि कोज हो सकती है अगर जो प्राणवायु डिस्टर्ब हो जाए, तो हमारे संहिताओं में लिखा हुआ है, आचार्यों ने वर्णन करा है कि प्राण वायु स्त्रोतस जो है हमारा प्राणवायु स्त्रोतस, उसकी व्याधियों के बारे में, जैसे कि हिक्का हो गई हमारी, यानी कि हिचकी आना, हिचकी मतलब बार बार जो वॉइस है वो ब्रेक होना, ठीक है, बार बार आना, हिचकी हो गई हमारा, अपना कह सकते हैं हम, जितनी कास हो गई हमारी, श्वास हो गई, यानी कि खांसना, कफिंग जिसको कहते हैं, कोल्ड कह सकते हैं हम जिसको, अस्थमा कह सकते हैं हम जिसको, तो ये डिसीजेस कोज हो सकती है हमारी। हृदय की, जो हमारा हृदय है उसकी डिसीजेस कोज हो सकती है, ठीक है, हमारे मन से मानसिक रोगी हो सकते हैं हम, जितने भी मानसिक रोग हैं वो उत्पन्न हो सकते हैं। तो बहुत सारी व्याधियां उत्पन्न हो सकती है अगर जो हमारी प्राणवायु डिस्टर्ब हो जाए। और उनको समझने के लिए एक सबसे इजीएस्ट वे ये है कि प्राणवायु का हम देख सकते हैं कि स्थान कहाँ पे है, यानी कि वो कहाँ पर प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर, और उसी पे बॉडी पार्ट्स में, यानी कि ऑर्गन, यानी कि हमारे यहाँ पे माइंड आ गया, ब्रेन आ गया, हमारे फुसफुस आ गए, हमारा हृदय आ गया, तो इनके अंदर जो जो व्याधियां होगी वो सारी की सारी प्राणवायु की व्याधि होगी। तो इसकी प्राणवायु स्रोतस की हमने जब बात की है, तो हमने प्राण समझा, प्राणवायु स्रोतस के बीच का डिफरेंस समझा, हमने स्थान स्थान के बारे में बात की, गुणों के बारे में बात की, लक्षण के बारे में बात की, हमने लक्षण समुच्चय से लेकर उसे संप्राप्ति का वर्णन किया, अभी आपने उसके व्याधियों के बारे में बताया। तो इस तालिका में हम आगे बढ़ते हुए हम ये जानना चाहते हैं कि इसकी मुख्य चिकित्सा है क्या। बिल्कुल सर। देखिए सर, जैसे चिकित्सा एक ऐसी चीज है कि हमें अगर जो करनी है किसी भी व्याधि की, तो हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। सिर्फ व्याधि नहीं कि अस्थमा है उसको, या फिर जो राजयक्ष्मा है तो हम उसकी चिकित्सा कर दें। हमें जो हमारा रोगी है उसके बल की परीक्षा करनी पड़ेगी, किस स्टेज में है, वो किस देश में है, किस काल में है, उस सारी चीजें चिकित्सा का, उनका सारी चीजों की युक्ति लगानी पड़ेगी, तब जाके हम चिकित्सा करेंगे। और हमारी बहुत सारी चिकित्साएं, जैसे हमारे संहिताएं हैं उसके बहुत सारी चिकित्साओं का वर्णन, जैसे कि हमारा हो गया शमन, हो गया स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, वस्ती, ठीक है, बहुत सारी चिकित्साएं हैं। अगर जो सबको कंक्लूजन, यानी कि सबको कंक्लूड करके एक हम कह सकते हैं ब्रीफी दें, तो उससे हम समझ सकते हैं कि दो प्रकार की चिकित्सा होती है। एक होती है तर्पण, एक होती है अपतर्पण। यानी कि मान लो वात की डिसीज है, वात डिसीज के अंदर क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर क्षय अवस्था आ जाती है, यानी कि खा वैगुण्यता प्रेजेंट हो जाती है। तो उसके अंदर हमें तर्पण चिकित्सा देनी पड़ेगी, यानी कि तर्पण भरना पड़ेगा उसको, उन चीजों को भरना पड़ेगा। लेकिन अगर जो स्थूल अवस्था हो जाए, स्थूल चिकित्सा यानी कफ की चिकित्सा हो जाए, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं अपतर्पण, यानी कि अब हमें उसको निकालना पड़ेगा वहां से। यानी कि अब आपको कह सकते हैं फास्ट कर सकते हैं हम, ठीक है, तो लंघन कर सकते हैं, तो ये इसके अंदर आते हैं। अगर जो हम अब बात करें इसके अंदर थोड़ा और ब्रीफ जाकर कि क्या चिकित्सा करें हम, तो जैसे कि ये वात की डिसीज है, प्राणवायु, ठीक है, इसके अंदर हम बृहन चिकित्सा कर सकते हैं। बृहन यानी कि आपको बहुत सारी कफ को इंक्रीज करना है, एक प्रकार से जो इजिएस्ट वे में समझे तो हमें कफ को इंक्रीज करना है, बृहन चिकित्सा। तो इसके अंदर भी बृहन चिकित्सा दो प्रकार की बताई गई है। एक होती है संघ बृहन, यानी कि एकदम बृहन करना। जैसे मान लो मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ इस टाइम, अगर जो मैं ऐसे कंटिन्यू रखता हूँ 3 आवर्स तक, 4 आवर्स तक, या फिर मैं बहुत ज्यादा चलता हूँ पैदल, ठीक है, 3 4 दिन के लिए लगातार चलता जा रहा हूँ पैदल, तो एकदम क्षय अवस्था आ गई, यानी कि आपकी धातुएं 4 दिन पहले ठीक थी, लेकिन अब 4 दिन में आपकी धातुओं का क्षय हो गया। तो इसके लिए हमें एकदम बृहन चिकित्सा करनी पड़ेगी। तो उसके अंदर जैसे कि हम खजूर हो गया हमारा, द्राक्षा हो गई, दाडिम हो गया, इनको ले सकते हैं। लेकिन मान लो मेरी धीरे धीरे क्षय अवस्था में आ रही है धातुएं, कि मैं खाना नहीं खा रहा प्रॉपरली, डाइट नहीं ले रहा प्रॉपरली, आहार का सेवन राजक्षमा की, नहीं कर रहा, ठीक, जैसे राजक्षमा की अवस्था है। या सर, बिल्कुल 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 सर। राजक्षमा में धीरे धीरे जो डेवलप होती है उसके अंदर हमें क्या करना है, धीरे धीरे ही बृहन चिकित्सा करनी है। एकदम हैवी चीज नहीं देनी, ना एकदम लाइट देनी है, मीडियम, जैसे कि हमारा दूध हो गया, हमारी दही हो गई, हमारा घृत हो गया, ये चीजें हमें उस समय देनी है। तो ये बृहन चिकित्सा में आ जाता है हमारा मेनली। मतलब जैसे कि अगर हम इसको पंचमहाभूत से रिलेट करना चाहे तो ये है कि वात का जो स्थान माना गया है वायु आकाशवत माना गया है, तो हमें उसकी विपरीत चिकित्सा करनी पड़ती है। तो हमें अग्नि, जल और पृथ्वी की चिकित्सा सम आधारों पर बिल्कुल करनी होती है। मतलब हम ये चिकित्सा अपना सकते हैं, ना का फंडा, मतलब हम विपरीतगामी चिकित्सा करते हैं। जैसे विशेषता की जो चिकित्सा का आधार है हमारा विशेष का, उसके अनुसार हम चिकित्सा कर सकते हैं। गुणों के विपरीत चिकित्सा बिल्कुल करके सर। हमें हम ठीक कर सकते हैं।
सर पृथ्वी और जल महाभूत जिस द्रव्यों में प्रेजेंट है उनको हमें सेवन करना चाहिए इसमें। अच्छा। तो लेकिन सर यहाँ पे जैसे एक और सर पॉइंट यहाँ पे मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा कि यस। देखिए, एक डिसीज जो होती है, जैसे मान लो वात की डिसीज है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वात के कारण हुई है। जैसे मान लो कफ के कारण हुई है, कफ ने ब्लॉकेज पैदा करी, यानी कि स्त्रोतों में क्या करा, अपना स्त्रोतों में इकट्ठे हुए वो, तो उसके कारण वात ने अपनी स्थान को बदला, यानी कि वो हाँ यहाँ से जा रही थी, अब उसको यहाँ से जाना पड़ेगा। तो अब हाँ, जैसे डिसीज कोज कौन कर रहा है? जैसे स्तुति के लक्षण बताया यस। गया, अतिप्रवृत्ति संगों व शिरानाम ग्रंथि अपी ज्यादा अतिप्रवृत्ति होने के कारण, संघ के कारण, ग्रंथि के कारण या ब्लॉकेज के कारण बिल्कुल सर। कंडीशंस डेवलप होती है। तो आप वही कहना चाहते हैं कि इस कंडीशन में भी हो सकता है। हाँ सर, तो ये नहीं हमें देखना कि ये बात की व्याधि है तो हमें अपोजिट चिकित्सा करनी है, हमें ये भी देखना है कि उसका रीजन यानी कि कोज क्या है, कि वो कफ के ब्लॉकेज के कारण तो नहीं व्याधि कर रहा है। तो ये एक तभी वैद्य की युक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे ट्रीट करता है, कैसे क्योर करता है पेशेंट को। वो ननात्मक व्याधि है या सात्मक व्याधि है, सबसे पहले वही हमें आइडेंटिफाई करना होता है, क्योंकि ननात्मक व्याधि बिल्कुल सर, बिल्कुल। प्योरिफिकेशन ऑफ द व्याधि है, बट सात्मक व्याधि मतलब किसी व्याधि के साथ किसी चीज का और मिश्रण होता है। क्योंकि तीन प्रकार का बिल्कुल हमने सर, ये फर्स्ट पॉइंट है सर, बिल्कुल चिकित्सा का। थर्ड ईयर में हमने पढ़ाई है, तीन प्रकार की व्याधियों का डिस्क्रिप्शन होता है। तो सेकंड ईयर में पढ़ा जाता है पैथोलॉजी में कि आत्मज, ननात्मज और सात्मज व्याधियों का वर्णन किया जाता है। तो मतलब जो सात्मज व्याधि होती है उनकी चिकित्सा थोड़ा संभल के करनी चाहिए वैद्य को। आपका ये कहने का अर्थ ये है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है। तो इसी श्रेणी में हम आगे बढ़ते हुए हमने मोड ऑफ एक्शन भी डिसाइड कर लिया। हमने बीमारियों के साथ साथ हम उसमें किस तरह का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट एक्चुअली हम आयुर्वेदिक है, तो हमारे यहाँ पे काल और समय का बड़ा महत्व है। तो औषध काल को हम कैसे डिसाइड करेंगे, किस औषध काल में हमें मेडिसिन देनी चाहिए? बिल्कुल सर। देखिए सर, अगर जो कोई भी आयुर्वेद स्टूडेंट है, ठीक है, उसके पास हर बुक अवेलेबल है, ठीक है, चाहे कोई सी भी सब्जेक्ट की हो वो, और उसके अंदर साफ साफ लिखा होता है औषध काल के बारे में। और जैसे कि मान लो अब जो मैं यहाँ बात करूं प्राण वायु के बारे में, तो वहां पर हमारा लिख रखा है सग्रास लिख रखा है, निरंतर ग्रास लिख रखा है, मुंह मूर लिख रखा है और नैश लिख रखा है। तो ये चार चीजों के बारे में वर्णन है। अब हम मान लो कोई भी आयुर्वेदिक स्टूडेंट है तो वो इन चीजों को पढ़ेगा और देखेगा कि इस हमें ऐसे काल में ये वाली डिसीज के अकॉर्डिंग चिकित्सा करनी है, ये वाला समय लेना है औषध का, तो वो वहीं पे जाके स्टॉप हो जाएगा। उसका रीजन नहीं पता होता किसी को भी कि ऐसा ही क्यों, कि हमें सर्ग्रास यानी कि हर बाइट के साथ ही क्यों औषधि लेनी है, हमें नैश यानी कि रात्रि के समय क्यों औषधि लेनी है, उसका प्राण वायु से क्या रिलेशन है, उसका ऊर्ध्वगत रुगत व्याधियों से क्या रिलेशन है। तो सर ये एक बेसिकली मेन पॉइंट हमारा आज का यही है कि उसको समझा सके कि क्यों ऐसा है। देखिए सर, जैसे कि सरग्रास यानी कि ग्रास यानी कि जो आपकी मील है, जो आपकी डाइट है, उसके हर बाइट, उसकी जो भी आप बाइट लेते हैं, उसकी हर बाइट के साथ आपको औषधि लगाकर खानी है, ठीक है। और निरंतर ग्रास में क्या है कि आपने एक बाइट ली मील की और उसके बाद हमने फिर औषधि का सेवन करा, यानी कि हर बाइट के बाद औषधि ले रहे हैं। तो यहाँ पर इन दोनों को कैसे हम रिलेट कर सकते हैं हमारी प्राण वायु की व्याधियों से? तो जैसे कि सर हमें पता है कि बाइट बाइट मिलके ही हमारी पूरी मील बनाती है, पूरी आहार बनाता है, और हर बाइट मिलकर आहार रस बनाती है हमारा। और आहार रस है जो वो ही हमारा प्राणों को निरंतन करता है और मृत्यु से प्राणों को खींच कर लेकर आता है, वो है हमारा आहार रस। तो हर बाइट हमारा आहार रस बना रही है। तो जब हमारी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है ना सर, तो क्या होता है कि उसकी मूवमेंट्स अच्छी तरह नहीं हो पाती, उसके अंदर जो सही हम कह कह रहे हैं सकते हैं मेटाबॉलिज्म है, आप। मेटाबॉलिज्म है बिल्कुल अच्छी तरह नहीं हो सकता। तो हम हर बाइट के साथ औषधि इसलिए लेते हैं कि जब उसका आहार रस बनेगा तो वो बैलेंस फॉर्म में बने, वो एक अच्छी फॉर्म में बने, कह सकते हैं हम एक प्योरेस्ट फॉर्म में वो आहार रस बने। और वो आहार रस खाली बने ही नहीं, वो आहार रस एब्जॉर्ब भी हो सके अच्छी तरह। तो उस इसलिए हम तरह हर बाइट मेडिस के साथ। हाँ, नहीं, कंप्लीट कीजिए आप। यस सर। तो उस इसलिए हम हर बाइट के साथ औषधि का सेवन करते हैं। जैसे कि हम सब्जी लेते हैं अपनी चपाती के साथ, तो सब्जी हम्म। क्या करती है, मृदुता लाती है हमारी चपाती के अंदर, और दूसरा उसके अंदर टेस्ट फॉर्मेशन लेके आती है। तो हाँ, औषधि भी इक्वलिटी हमें ऑफ द यहाँ पर क्या बैलेंस। करना है साथ में। या सर बिल्कुल। तो औषधि का भी हमें साथ में उसके साथ ही सेवन करना है, यानी कि आपने चपाती ली, उसको आपने अपनी सब्जी में डाला और साथ ही साथ उसको आपने क्या करा, औषधि के साथ लिया। मतलब अगर आप मेडिसिन को यहाँ पे साग्रास ग्रास अंतर में मेडिसिन का ये एडवांटेज है कि आप जो एक मेडिसिन है उसका अमाउंट भी आपकी बॉडी में अच्छे से जाता है, साथ ही साथ वो मेडिसिन आपके मील को भी प्योर कर देती है और उसकी क्वालिटी एनहेंस कर देती है और एब्जॉर्प्शन ऑफ लेवल भी बढ़ा देती है। क्योंकि हमने जहाँ तक पढ़ा है चरक चिकित्सा स्थान में और मानव निदान में, तो उसमें साफ साफ बताया गया है कि
जो औषध होती है वो विपाक से कार्य करती है, और जो आहार होता है वो रस से कार्य करता है। तो रस और विपाक दोनों मिलकर हमारे जो डिसीज होती है, जो व्याधि होती है, उस पर ब्रीफिंग से काम करती है और बेटर काम करती है और बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करती है। यस सर। और सर ऐसे ही जो हमारा नैश है, यानी कि रात्रि के समय औषधि का सेवन करना, और जैसे कि हम अगर जो फैक्ट्स की बात करें तो हमें पता है कि जब रात्रि के समय जो हमारा ब्रेन है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है हमारे डे के यस। मुकाबले। तो इसका रीजन ये है कि जैसे हम जब सोते हैं, सब हम ड्रीम्स देखते हैं, सपने देखते हैं, तो उनकी मूवमेंट्स को रेस्ट्रिक्ट करने के कारण, यानी कि आप अपने हाथ पैर ना हिलाएं, ठीक है, आप बोलने कम, ठीक है, तो इन मूवमेंट्स को रेस्ट्रिक्ट करने के कारण ब्रेन के ऊपर ज्यादा एक्टिवेशन होती है, ब्रेन ज्यादा एक्टिव रहता है। तो जब हम रात्रि के समय औषध लेते हैं तो वो ब्रेन के पास पहुंचने के, यानी कि ऊपर अपर क्लेविकल तक जाने के उसके चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसलिए हम रात्रि के समय औषध का सेवन करते हैं। वही, क्योंकि रात्रि के टाइम पे हम कोई वर्क नहीं करते तो वात प्रकोप नहीं होता, तो जो मेडिसिन के एनहेंसमेंट होता है वो डबल इंक्रीज हो जाता है। साथ ही साथ स्टे पोजीशन में उससे हमें एडवांटेज भी ऐसा मिलता है। तो हमने यहाँ पर ट्रीटमेंट भी डिस्कस कर लिया, टाइम भी डिसाइड कर लिया। तो कुछ बेसिक्स मेडिसिन होगी प्राण को ट्रीट करने के लिए, तो कुछ मेडिसिन आप बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो, क्योंकि वैसे तो सारी चीजें हमारे यहाँ पे अन्न को भी महाऔषध कहा गया है और जल को महारस कहा गया है, तो हम उससे भी ट्रीट कर सकते हैं। बट सम ऑफ मेडिसिन जो प्राणवा को स्पेसिफिकली ट्रीट कर सकती हो, या प्राणवा के जितने भी डिसऑर्डर अभी डिस्कस किए उन्हीं को ट्रीट करने में काम आती है, तो ऐसी कुछ मेडिसिन आप बता सकते हैं? बिल्कुल सर। देखिए सर, जैसे कि हमारा टॉपिक है प्राण वायु के ऊपर, ठीक है, और हमें उसकी व्याधियों के बारे में पढ़ा, अब हमें उसके ट्रीटमेंट भी पढ़ लिया। औषधि के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी औषधि है जो हम यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले उनको औषधि के नाम लेने से पहले ये बता दूं कि उनको आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के या बिना कंसल्ट करे उनको यूज मत करें। बिकॉज हर व्याधि की अपना बल अलग होता है, हर रोगी का बल अलग होता है। तो बहुत सारी चीजें देखने के बाद हमें औषधि का सेवन करना चाहिए। तो इस वीडियो का सिर्फ एक इंफॉर्मेशन पर्पस है औषध बताने का, ठीक है सर। तो जैसे कि हमारी बहुत सारी औषध आ जाती है, जैसे कि श्वास कुटार रस आ जाता है जिसके अंदर हमारा हमारा, अगर हम बात करें आसव की, अब मैं अपनी प्रैक्टिस में ज्यादातर आसव अरिष्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान देता हूँ क्योंकि वो अल्कोहलिक प्रिपरेशन होती है और वो डाइजेस्ट बिना हुए डाइजेस्ट हुए वो अपनी हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो जाती है, यानी कि वो डाइजेशन की मोहताज नहीं होती। यानी कि जिसका डाइजेशन वीक है, जिसका लीवर वीक है, हम उसको भी उसको प्रिपेयर उसको दे सकते हैं हम, और वो इजीली बॉडी में सर्कुलेट होकर जल्दी से रिजल्ट्स अपने देती है। तो कनकासव जो है हम अपनी व्याधियों में यूज करते हैं, जैसे कि जो हमारी श्वास की व्याधि है, कास की व्याधि है, उसका हम कनकासव यूज कर सकते हैं। अगर हम सिंगल हब की बात करें तो हम पीपली, जो हमारी पीपली है या मुलट्ठी है, उसका चूरन जो है शहद के साथ यूज कर सकते हैं। उसका बहुत अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिला अपनी प्रैक्टिस में। और अगर जो बात करें एक सबसे बेस्ट फॉर्मुलेशन की, तो हमारी सित्तोपलादी चूर्ण, जो कि सितोपलादी चूर्ण है, उसका बहुत अच्छा देखने को हमें मिला है अगर जो उसको शहद के साथ सेवन करते हैं। और अगर जो बात करें सिंगल हर्ब्स की ही, तो हमारा काला बांसा होता है, उसको यूज कर रहे हैं बहुत ज्यादा और बहुत अच्छे रिजल्ट उसके देखने को मिल रहे हैं। मतलब अगर जो किसको क्रोनिक क्रोनिक कफ है, क्रोनिक कोल्ड है और क्रोनिक किसी भी डिसीज है श्वास से रिलेटेड, तो उसके अंदर बहुत अच्छे और बहुत फास्ट रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। च्यवनप्राश का भी इस्तेमाल किया जा सकता है प्राणवायु की व्याधियों में? बिल्कुल सर, जैसे च्यवनप्राश रसायन है, उसके अंदर बहुत सारी हर्ब्स हैं, उसका बहुत सारा योग मिलाकर बना है। तो उसको रसायन इसलिए नहीं बोला गया कि वो सिर्फ उसमें बहुत सारी हर्ब्स है। उसको रसायन इसलिए बोला गया क्योंकि हम उसको हर डिसीज में यूज कर सकते हैं। सिर्फ एक हमें युक्ति लगानी है कि डोज क्या होनी चाहिए और हमें किस चीज के साथ, यानी कि अनुपान क्या होना चाहिए उसका। अगर जो हम ये चीज ध्यान में रखें तो बहुत अच्छा वर्क करता है वो। और बहुत अगर जो हम बात करें कि कौन सी कंपनी का है, क्योंकि आज च्यवनप्राश की जो हम देख रहे हैं उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा हो गया। क्योंकि हाँ। अगर जो सर हम बात करें ओरिजिनल च्यवनप्राश की, जो हमारी संहिताओं में लिखा हुआ है, वो बहुत ज्यादा, मतलब हम कह सकते हैं टेस्ट उसका मतलब सहन नहीं हो सकता, टेस्ट इतना थिक, इतना हम कह सकते हैं होता है। और लेकिन आज कसेला जो च्यवनप्राश अवेलेबल है, वो बिल्कुल तो सर, कसेला। ब्रेड पे लगा के और खाने अगर जैसा जो हो चुका है। बिल्कुल आज जो च्यवनप्राश है, हम उसको मतलब कह सकते हैं एक कैंडी कह सकते हैं, हम उसको स्वीट कह सकते हैं, एक मिठाई के तरीके यूज कर सकते हैं, उसको इतना मीठा बना दिया गया सर वो वैसे च्यवनप्राश। वैसे जो आज आज का हलवा प्रिपरेशन है वो हमारे अवले कल्पना से ही लिया गया। मैंने अपनी 3 वीडियो में बताया है मैंने इस बारे में कि अवले और लड्डू और हलवा हमारे अवले कल्पना के अंतर्गत ही आया है। तो हाँ बिल्कुल आयुर्वेद सर, बिल्कुल। ये तो है। आयुर्वेद आयुर्वेद का पाक शास्त्र भी, ये भी हम कह सकते हैं। बिल्कुल सर, हर चीज जो कल्पनाएं है हमारी सारी। So those who know the Ayurveda, he is a better cook also. बिल्कुल सर, एग्जैक्टली सर।
आई थिंक सर आपका नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया। हेलो। या सर अब ठीक है सर। हेलो मोहित, मेरी हेलो। आवाज आ रही है? हाँ जी सर अब तो आ रही है। तो मोहित, अभी जो टाइम चल रहा है वो कोरोना का टाइम चल रहा है, तो आप प्राणवायु को कोरोना से रिलेट करके बता सकते हैं कि प्राणवायु और कोरोना में क्या रिलेशन है? बिल्कुल सर। जैसे कि सर कोरोना के अंदर अगर जो हम बात करें मेन उसके अटैक की, जो हमारा कोविड वायरस है उसके अटैक की बात करें अगर जो, तो वो हमारे फुसफुस यानी कि जो हमारे लंग्स है उसके ऊपर अटैक करता है। तो और जैसे कि प्राणवायु का जो हमारा स्थान है वो भी हमारे फुसफुस यानी कि लंग्स है। तो ये रिलेट कर सकते हैं हम, जैसे कि अब हम मास्क पहनते हैं, हमें सबको गाइडेंस दी गई है कि हमें मास्क पहनना। मास्क से क्या होता है, हमारी जो छींक है और जो हमारी कफ है यानी कि खांसी है वो रुक जाती है। उसके जो हम कह सकते हैं पार्टिकल्स जो हैं वो एयर में स्प्रेड नहीं होते और किसी व्यक्ति तक नहीं जाते। सेम ऐसे ही अगर हम प्राणवायु की बात करें तो उसके जो कर्म कह सकते हैं वो क्या है, छींकना, थूकना, ठीक है, डकार लेना। तो ये जो हम उसके कर्म की बात करें तो वो प्राणवायु अगर डिस्टर्ब हो जाए तो क्या होगा, वो सारे इन्फेक्टेड जो हम कह सकते हैं स्नीजिंग है हमारी, इन्फेक्टिंग कफिंग है, वो हमारी सराउंडिंग्स में जाती है। और जो कोरोना है जो अटैक करता है हमारे लंग्स के ऊपर, और उससे जो हमारे कफ बनता है, उससे जो हम कह सकते हैं म्यूकस जनरेट होता है, वो सारा का सारा क्या हो जाता है, कह सकते हैं दूषित हो जाता है वो सारा का सारा। हेलो। हाँ जी सर। ठीक है, तो मतलब प्राणवायु से ही क्योंकि मैंने कई कुछ और रिसर्च में पढ़ा था, तो वही श्वास की राज्य के अंतर्गत का वर्णन किया गया है और साथ में श्लेष्मागत नमी के अंतर्गत वर्णन किया गया है। तो हॉल एंड सोल वो प्राणवायु से कहीं ना कहीं रिलेट करती ही है। बिल्कुल सर। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चंस है, अपन एक बार क्वेश्चंस पे नजर डाल लेते हैं स्टार्टिंग से, तो क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। या और अब तो जिनके भी क्वेश्चंस अगर जो कोई है रिलेटेड तो वो अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, बिकॉज अब क्वेश्चनिंग आंसरिंग टाइम है। कौन सी कंपनी का च्यवनप्राश अच्छा है? तो वैसे तो बहुत सारी कंपनियां हैं चल रही है मार्केट में, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, बट बेसिकली आप मेरे अकाउंट पर जाके देखेंगे तो मैंने च्यवनप्राश के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए थे। आप उन पॉइंट्स को जज करके च्यवनप्राश को खुद ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा अच्छा है या कौन सा नहीं है। वैसे बहुत सारी कंपनियों का चल रहा है तो हम किसी के मत में बात नहीं कर सकते क्योंकि हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं। द्वादश वायु क्या है? शुभम जी का सवाल है आयुर्वेदी से, द्वादश वायु क्या है? आप इस पे कुछ रोशनी डालना चाहेंगे मोहित जी? हाँ जी सर। शुभम जी का सवाल कि द्वादश वायु क्या है? द्वादश वायु के बारे में सर आप बताइए सर, थोड़ा सा है आपको ज्यादा पता है इसके बारे में, एक्सप्लेन करें सर। द्वादश वायु बेसिकली वायु के जो 12 मोड्स बताए गए हैं उसके अंतर्गत इसका वर्णन आया है। तो एक्चुअली बहुत लेंजी टॉपिक है, तो इसको हम ऐसे डाउट नहीं कर सकते, तो पूरा ही एक अलग सेशन आएगा। या सर बड़ा इतना है इसके कि बारे में वायु सर। वायु जीवन का आधार है, तो उसी के अनुसार जैसे 12 प्रकार के प्राण बताए गए हैं, 12 प्रकार की अग्नि के रूप बताए गए, ठीक उसी प्रकार द्वादश वायु भी उसी के अंतर्गत आता है। सर प्लांट किसे एक पढ़े? सर है, हाँ मोहित जी। प्राण वायु को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो जैसे कि सर अगर जो इसके बारे में बात करें तो जो भी कोजेज होते हैं अगर जो हम उसको, जैसे कि निदान परिवर्तन हमारी सबसे प्रथम चिकित्सा मानी गई है। हाँ। तो अगर हम निदान जो है कोजेज जो है अगर जो हम उसको हटा दें तो क्या होगा, अपने आप चीजें बैलेंस होनी स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा टाइम लेगी, वो डिपेंड करता है कि किस स्टेज में है आपकी इनबैलेंसनेस, और वो धीरे 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 बैलेंस कंडीशन में आ जाएगी। तो अगर बात करें इनके निदानों की तो वो यही है कि क्षय हो जाना, यानी कि किसी चीज के अंदर खा वैगुण्यता यानी कि स्पेस आ जाना। वो जब आ गई जब आपकी धातुएं जो है डिक्रीज मोशन में चली जाए, वो जब जाएगी जब आप अच्छी तरह से आहार नहीं ले रहे, अच्छी प्रकार से डाइट नहीं ले रहे, तब वो डिक्रीज कंडीशन में चली जाएगी आपकी धातु। तो सबसे पहला तो यही है। और जो सबसे प्रथम माना गया यानी कि हर डिसीज का जो कोज है, जो कारण है, वो है हमारे वेगों को धारण करना। यानी कि मान लो यहाँ हम्म। पर इस स्पेस में इस चीज की नीड नहीं है और वो यहीं पे ऑब्स्ट्रक्ट है, तो क्या होगा,
यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारी चीजें फैलने लग जाएगी, जिस चीज की जरूरत है वो चीजें आ नहीं पाएगी, और जो चीज की नीड नहीं है वो चीज जा नहीं रही। तो वेगों को धारण मत करें। जो भी, जैसे कि आज की डेट में हम वेगों को बहुत धारण कर रहे हैं, मूत्र का वेग हो गया, मल का वेग हो गया, छींक का वेग हो गया, कास का वेग हो गया। जैसे कि कुछ जने हैं कि उनको कास आ रही है, खांसी आ रही है, लेकिन वो डर रहे हैं कास करने से कि कोई ये ना सोचे कि इसको कोविड है, कोई ये ना सोचे कि इसको पता नहीं कौन सी डिसीज इसको कौन सी डिसीज है इसको। तो, आजकल खांसने में तो बहुत खौफ इसलिए है। तो इसलिए अगर आपको कास आ रही है तो आप उसका वेग धारण मत करें। वो थोड़ी देर के लिए इंप्रेशन आपका मान सकते हैं कि देखिए आज मेंटेलिटी अलग हो चुकी है, थोड़ी देर के लिए इंप्रेशन आपका डाउन कर सकता है, लेकिन जो आपका शरीर है, जो हमेशा आपके साथ रहेगा, उसका जो स्टेटस है वो इंक्रीज हो जाएगा, उसकी जो क्वालिटी है वो इंक्रीज रहेगी आपकी कंडीशन। तो इसलिए वेगों को धारण मत करें, ये सबसे बड़ा कॉज है हर डिसीज का। वात दोषों को कैसे कंट्रोल करना चाहिए? वात बेसिकली हमारे देखिए, आप वात दोषों को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लाइफस्टाइल को कंट्रोल करेंगे तो पूरे दोष कंट्रोल में होते हैं। और वही ऊपर एक और क्वेश्चन आया है कि दोषों की वृद्धि कैसे होती है। तो आचार्य चरक में और आचार्य वाग्भट में और सुश्रुत ने, तीनों ने दोषों की क्षय वृद्धि और समता को लेकर एक श्लोक का वर्णन है। तो उन्होंने ये साफ साफ कहा है कि अगर दोष समान रहते हैं, क्योंकि अगर समान रहेंगे तो आरोग्य का लक्षण होता है, और अगर वही कहीं भी एक दोष बढ़ जाता है तो उसकी जगह दूसरा दोष ले लेता है, या एक दोष कम हो जाता है तो दूसरा दोष उसकी जगह ले लेता है, क्योंकि हमारे पास सारे दोषों के लिए एक इक्वल प्लेस ही है। तो अगर कोई बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है किसी को कम होना पड़ेगा, तो तब दोषों की क्षय वृद्धि के लक्षण आने लग जाते हैं और उसके कारण व्याधि की उत्पत्ति होती है। सर प्लांट कैसे पढ़े, लर्न नहीं होते, बहुत कंफ्यूजन होता है। देखिए हमने सेकंड ईयर पास किया, हमें भी बड़ा कंफ्यूजन हुआ था, बट इसका एक ही कॉन्सेप्ट है कि आप मल्टीपल रिवीजन कर सकते हैं, प्लांट्स को लिखिए और पढ़िए उसको बार बार। अगर आपको प्लांट रिलेटेड कोई भी नॉलेज चाहिए तो हमारा आयुर्वेदी पेज है, वो आपको प्लांट्स रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। अगर रस शास्त्र के डाउट है आपके तो आयुर्वेद है। अगर रिसर्च और मॉडर्न टैक्टिक्स के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो सामने मोहित जी बैठे हुए वर्ल्ड ऑफ आयुर्वेदा से। ब्यूटी टिप्स के लिए और रिसर्च टॉपिक्स के लिए फीमेल ओरिएंटेड आपको नर्मदे आयुर्वेदा रुद्रा और इंडिया आयुर्वेदा अंकिता, आपको ये दो लोग अवेलेबल है। और साथ ही साथ संहिताओं के ब्रीफिंग नॉलेज के लिए आपको आयुर्वेद पंचतत्व पेज है और आयुर् ज्योति है, ये पेजेस अवेलेबल है आपको। युक्ति प्रमाण, ठीक है। तो इस तरह हमारे 7 पेजेस से जो कोऑर्डिनेटली काम करते हैं। व्हाट आर योर व्यूज ऑन द सर्जरी परमिशन टू द बीएमएस डॉक्टर? आई कांट से एनीथिंग अबाउट दिस बिकॉज जब तक बीएमएस के डॉक्टर्स पर्सनल लेवल पे अच्छे से पढ़ना चालू नहीं करेंगे, संहिता पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, तो सर्जरी का कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आपको पढ़ना पड़ेगा तभी तो जाके सर्जरीज करेंगे। बीएमएस डॉक्टर्स पढ़ते नहीं है, बस हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये है।